हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कर्ण वंश के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में आपको शुंग वंश के विषय में पढ़ाया था। तो आज हम इस वीडियो में कर्ण वंश के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कर्ण वंश के विषय में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, बहुत ही छोटा टॉपिक है जी, और इस वंश का जो वर्णन मिलता है वो इतिहास में बहुत ही छोटा है। तो जैसे ही दोस्तों भारत में शुंगों की सत्ता समाप्त होती है, तो शुंग वंश के बाद भारत में कर्ण वंश दोस्तों आगमन होता है। तो अगर हम बात करें कर्ण वंश की, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें कर्ण वंश की कि जो शुंग वंश होता है, तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश सत्ता प्राप्त होता है। दोस्तों, जब यहाँ पर भारत में शुंग वंश को का समाप्त होता है, शुंग वंश का अंत होता है, तो शुंग वंश के बाद भारत में जो भी कर्ण वंश होता है उसका आगमन होता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम कर्ण वंश को कर्णवायन वंश भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो भी शुंग वंश का अंतिम शासक होता है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा होता है? तो शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर देता है कौन? दोस्तों, वसुमित्र। जो वसुदेव होता है, तो वसुदेव देवभूति की हत्या कर देता है, और जो देवभूति होता है ये शुंग वंश का अंतिम शासक होता है। और जो दोस्तों ये वसुदेव होता है, तो वसुदेव भी दोस्तों इस शुंग वंश का है। तो जैसे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों के अंतिम शासक की हत्या करके और राजगद्दी को प्राप्त किया था, उसी प्रकार जब दोस्तों यहाँ पर कर्ण वंश आता है, तो जैसे ही भारत में यहाँ पर दोस्तों शुंग वंश का शासन था, तो शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कौन कर देता है? तो शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर देता है कौन? वसुदेव। तो वसुदेव जब शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर देता है, तो भारत में कर्ण वंश आता है। और कर्ण वंश का जो टाइम पीरियड होता है वो दोस्तों 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड होता है। तो अगर हम दोस्तों बात करें कर्ण वंश की, तो कर्ण वंश का आगमन किस वंश के बाद होता है? तो कर्ण वंश का जो आगमन होता है दोस्तों शुंग वंश के बाद होता है। तो शुंग वंश का जो भी अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है देवभूति। तो देवभूति हत्या कर देता है वसुदेव। और जो वसुदेव होता है दोस्तों, यह भी कौन सा? यह भी शुंग काल का सेनापति होता है। तो शुंग सेना का सेनापति कौन होता है? तो शुंग सेना का सेनापति होता है वसुदेव। जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किया था, तो उस समय जो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, तो वह भी सेनापति था। और जो दोस्तों यहाँ पर शुंगों को मारते हैं वह भी सेनापति होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब भारत में शुंग वंश की सत्ता समाप्त होती है, तो उसके के बाद कर्णों का आगमन होता है। यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें पुराणों की, तो यह दोस्तों पुराणों में भविष्यवाणी की गई है, यहाँ पर कर्ण होंगे तो कर्ण 45 वर्षों तक और शासन करेंगे। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि जो जो भी कर्ण वंश के शासक होंगे वो भारत में 45 वर्षों तक शासन करेंगे। ऐसा दोस्तों पुराणों में कहा गया है। और पुराणों में क्या मिलता है? तो दोस्तों इस वंश के शासकों के नाम हमको पुराणों में मिलते हैं। तो पुराणों में दोस्तों कर्ण वंश के शासकों के नामों को बताया गया है कि कौन कौन से जो शासक थे वो कर्ण वंश से संबंधित थे। तो इसकी जानकारी हमको पुराणों में दी गई है। तो अगर हम दोस्तों पुराणों की बात करें, तो पुराणों में यहाँ पर कर्ण वंश के शासकों के बारे में बताया गया है कि दोस्तों कर्ण वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था वसुदेव। तो वसुदेव जो होंगे कर्ण वंश के पहले राजा होंगे, और ये 9 वर्ष तक राज करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 9 वर्ष बताया गया है कि जो वसुदेव होंगे वो 9 साल तक और राज करेंगे। उसके बाद दोस्तों वसुदेव के पुत्र आते हैं भूमिमित्र। भूमिमित्र कौन थे? तो दोस्तों भूमिमित्र थे वसुदेव के पुत्र थे। तो वसुदेव के पुत्र थे भूमिमित्र। और दोस्तों भूमिमित्र जो थे ये 14 वर्ष तक और मगध की गद्दी पर राज करेंगे। इसके बाद भूमिमित्र के बाद आते हैं नारायण। तो जो दोस्तों नारायण थे, तो ये नारायण भूमिमित्र के पुत्र था। तो भूमिमित्र का पुत्र कौन था? तो भूमिमित्र का पुत्र था नारायण। तो नारायण के बारे में बताया गया है कि जो नारायण जब गद्दी पर बैठेंगे तो इन्होंने 12 वर्ष तक राज किया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं दोस्तों नारायण के बाद आते हैं कौन? सुशर्मन। तो अगर हम बात करें नारायण के बाद जो राजा आते हैं सुशर्मन, तो ये नारायण के पुत्र थे,
है ना दोस्तों, कौन थे पुत्र थे ये, और इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने 10 वर्षों तक राज किया था। तो यह जो दोस्तों कर्ण वंश के शासकों की सूची है, वह हमको पुराणों में मिलती है। तो पुराणों के हिसाब से इस प्रकार के शासकों के बारे में, इनके टाइम पीरियड के बारे में और इनके नामों के बारे में हमको वहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि इसके पहले जो शासक होंगे उनका नाम वसुदेव होगा, दूसरे भूमिमित्र होंगे, तीसरे नारायण होंगे और चौथे सुशर्मन होंगे। तो इन सब के बारे में हमको पुराणों में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जो कर्ण होंगे, कर्ण 45 वर्षों तक राज करेंगे, उसके बाद यह जो पृथ्वी होगी वह सातवाहनों को मिल जाएगी। तो ऐसा पुराणों में कहा गया है कि जब दोस्तों कर्ण वंश के शासक होंगे, तो कर्ण वंश के शासक 45 वर्षों तक राज करेंगे, और 45 वर्षों तक राज करने के बाद ये जो पृथ्वी है वह सातवाहनों को मिल जाएगी। ऐसा दोस्तों पुराणों में कहा गया है। तो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक होता है दोस्तों, उसका नाम था सुशर्मन। तो इस सुशर्मन की हत्या को कौन कर देता है, तो इसकी हत्या कर देता है सिमुक, और सिमुक दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो जैसे ही दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो भी अंतिम शासक होगा, तो कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, उसका नाम था दोस्तों सुशर्मन। इसकी हत्या कौन करता है, इसकी हत्या करता है सिमुक। तो जब दोस्तों सिमुक इसकी हत्या कर देता है, तो इसकी दोस्तों सिमुक हत्या करने के बाद सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सिमुक भी ये सेनापति होता है, और यह दोस्तों सुशर्मन की हत्या कर देता है और भारत में सातवाहन वंश की नींव को डालता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों कर्ण वंश बहुत छोटा टॉपिक है दोस्तों, हम इसके अगले वीडियो में सातवाहन वंश के विषय में बात करेंगे। दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।